देखो बच्चों 15.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने प्रीवियस वीडियो में, उसके 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग भी है, साथ साथ ये आप जानते हो ही इंटरेस्टिंग है ये। और सारी की सारी एक्सरसाइज है विद रिप्लेसमेंट कंसेप्ट के ऊपर। विद रिप्लेसमेंट कंसेप्ट यानी कि जब जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक थैले से दो या दो से ज़्यादा बॉल अगर हम निकालते हैं तो फर्स्ट बॉल निकाल कर वापस रिप्लेस कर दी जाए तो उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। जैसे कि आपके पास एक थैला है जिसमें रेड बॉल हैं 5 और वाइट बॉल हैं 7। तो जैसे इसमें से दो बॉल निकालनी है आपने, फर्स्ट भी वाइट निकले सेकंड भी वाइट निकले, तो फर्स्ट वाइट निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/12 हो गई। अगर एक वाइट आपने निकाल कर बाहर फेंक दी तो टोटल बॉल अब आपकी 12 की बजाय कितनी हो जाएंगी 11। और अब ऐसा होने के बावजूद आप इसमें से एक वाइट बॉल और निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/11। ये जो आपके सामने है ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। जबकि अपना जो पोर्शन चला हुआ है, एक्सरसाइज चली हुई है, ये सारी एक्सरसाइज है विद रिप्लेसमेंट की। यानी कि करना क्या है, जो बॉल आपने पहली बॉल निकाली है वो किसी भी कलर की हो, वापस डालकर फिर दूसरी बॉल निकालनी है। तीसरी बॉल निकालनी पड़ जाए तो दूसरी बॉल को वापस डालकर पहले को वापस डालकर फिर तीसरी बॉल निकालनी है। उस कंसेप्ट को बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो अब दोबारा से वाइट बॉल निकालूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी दोबारा से 7/12 आएगी, यानी कि सेम प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है अपना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी हुई है। इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ईच टाइम। यानी कि इसने कहा कि 2 डाई आपने 2 बार थ्रो करनी है। जैसे 2 डाई को एक बार थ्रो करूंगा मैं, ये सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन 6 5 एंड 6 6। आप जानते हो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। नंबर ऑफ एस आ जाएगा 36। अब इसमें ए इवेंट लेट कर लिया मैंने, इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 8, यानी कि सम कितना आ जाए 8 आ जाए। तो 8 सम किसका होगा बच्चों, 2 6 6 2 5 3 3 5, ठीक है ना। ये सम हो जाएगा 8। देखो 1 यहाँ पर लूँगा तो 7 लेना पड़ेगा, 7 डाई के ऊपर होता नहीं। और एक 4 4 और बच गया यहाँ पर 4 4, ये भी सम क्या दिखाता है 8। तो उसके बाद 2 मैंने ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, 5 लूँगा वापस ये आ जाएगा, 6 लूँगा वापस ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए हो गया बच्चों यहाँ पर 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 5/36। तो अब इसने ये काम जो है ये 2 बार किया है, यानी कि 2 डाई एक बार फेंक दी, 2 डाई को थ्रो किया, उसके ऊपर सम 8 आ जाए, उसके चांस ये हो गए। दोबारा फिर ये दोनों डाई फिर थ्रो करेगा और उसके ऊपर भी सम कितना आ जाना चाहिए उसका 8। यानी कि 2 थ्रो करे हैं पेयर ऑफ डाइस के, यानी कि 2 डाई एक बार फेंक कर फिर दोबारा फिर दोनों डाई एक साथ फेंकनी है, यानी कि उसको हर बार टोटल कितना चाहिए सम 8। तो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी आपकी 25 और ये आ जाएगा 1296, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओड्स इन फेवर 1 स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट इज 3:7। यानी कि स्टूडेंट टेस्ट में पास होगा, किसी टेस्ट में उसके फेवर के चांस दे रखे हैं 3:7। तो मैंने बताया था फेवर के चांस अगर ये हों तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है m/m+n। और अगेंस्ट के चांस दे रखे हों अगर ये अगेंस्ट के, उसके अगेंस्ट के चांस दे रखे हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी n/m+n। तो फिलहाल यहाँ पर फेवर के चांस दे रखे हैं तो स्टूडेंट के पास वो इवेंट को मैं ए लेट कर लेता हूँ और उसके पासिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/10, 3/3 + 7 यानी कि 3/10। अब क्या है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अब की बार अगेंस्ट की। तो अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसकी पासिंग के चांस कितने हो जाएंगे, देखो अगेंस्ट की है
तो ये ऊपर आएगा सेकंड वाला पोर्शन, और टोटल सम नीचे आएगा ही। टोटल सम दोनों में नीचे आना। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि भाई रेशो दे रखा है तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, और प्रोबेबिलिटी दे रखी तो रेशो कैसे आता है। रेशो दो तरह का होता है, अगेंस्ट का और फेवर का। फेवर का रेशो दे रखा है या अगेंस्ट का रेशो दे रखा हो नीचे, तो दोनों का सम होता है। देखो 5 + 3 8 ये हो गया, 3 + 7 10 ये हो गया। एक में अगेंस्ट दे रखा है, एक में फेवर दे रखा है, नीचे तो दोनों का सम आना है ही। अगर फेवर दे रखा है तो फेवर में ये वाला ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये उसकी संख्या होती है, और अगेंस्ट दे रखा है तो अगेंस्ट में ये वाला ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी निकालते इसमें। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, दोनों टेस्ट में पास हो जाएं, यानी कि PA × PB रिक्वायर्ड है। PA × PB तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3/10 और 5/8। इंडिपेंडेंट इवेंट की तर्ज पर आप लिख सकते हो इसको, ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है ना, 5 2 = 10 हो गया ये, और ये आ गया 3/16, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट स्कॉलरशिप इज 0.9, दैट ए गर्ल्स विल गेट स्कॉलरशिप 0.8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप। मतलब कम से कम एक बच्चा स्कॉलरशिप गेट करे। तो बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है, उस इवेंट को मैंने बी लेट कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 दे रखी है। गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिले, उस इवेंट को मैंने लेट कर लिया जी, और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी, कम से कम एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिले। तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो आंसर ये है, देखो बॉयज़ को जैसे स्कॉलरशिप मिल गई, गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली, या फिर गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल गई और बॉयज़ को नहीं मिली। गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल गई और बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिली, या फिर दोनों बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गई, PB और PG। ये है आपका आंसर, एटलीस्ट वन गेट द स्कॉलरशिप। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, मैं निकालूंगा कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। क्या है कि आप कॉम्प्लीमेंट का यूज़ तभी कर सकते हो जब आपको डिटेल का पता हो। डिटेल ये है कि जब स्कॉलरशिप बटेगी दो बच्चों में तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को भी स्कॉलरशिप ना मिले, ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए या दोनों को मिल जाए। टोटल केस ये हैं बच्चों, इससे ज़्यादा केस नहीं है। तो उसने रिक्वायरमेंट की है इसकी एटलीस्ट वन, ये आता है एटलीस्ट वन में, मतलब कम से कम एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, एटलीस्ट वन में आता है ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। देखो वन की तो ये होगी एग्जैक्ट वन को मिले और दोनों को मिल जाए, ये होगी। तो हम क्या करेंगे, नोट की निकाल कर कि एक भी बच्चे को स्कॉलरशिप ना मिले, ना बॉयज़ को मिले ना गर्ल्स को मिले, और उसको वन में से माइनस कर देंगे, अपने आप कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो वन एज इट इज़। और नोट बी कितना आ जाएगा, देखो इसको एक में से माइनस करना हमने, नोट बी निकालते समय तो एक में से माइनस करेंगे इसको, ये आ जाएगा 0.1, तो यानी कि 1/10। और नोट जी निकालना है अगर हमने, तो जी को यानी कि PG को 1 में से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.2 यानी कि 2/10। ठीक है ना, तो कैंसिल वैंसल करेंगे तो 100 - 2 ये आ जाएगा 98/100, यानी कि 98% लिख सकते हो या 0.98 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो बच्चों फिर से 14 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया 13 जैसा। 13 क्वेश्चन भी यही था लगभग और 14 भी यही है। और ये एक स्पेशल टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें एटलीस्ट वन के बारे में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से निकालता हूँ आपको के सामने। ठीक है ना, अब ये अभी जो क्वेश्चन किया था उसको भी 3 मेथड से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैं 3 मेथड से निकालूंगा वैसे ही आप 13 को भी 3 मेथड से निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या है, ए कैन सोल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम एंड बी कैन सोल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। कम से कम एक बंदा प्रॉब्लम को सोल्व कर दे।
तो भाई बच्चों सबसे पहला मेथड है एटलीस्ट वन। आप जानते हो क्या होता है एटलीस्ट वन? होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं ए इवेंट को लेट करूं कि ए इज़ अ इवेंट दैट ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि ए बच्चे का नाम था, ए इवेंट का नाम ले सकते हो आप, या ई और एफ लेट कर सकते हो, ई और एफ लेट कर सकते हो बेशक से। तो ई इवेंट हो गया कि ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम एंड एफ इवेंट हो गया बी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। थोड़ा सा आसानी के लिए मैं ए और बी लेकर चल पड़ता हूँ, थोड़ा सा आपको कनेक्ट सा बन जाएगा कि ए 90% वाला बी 70% वाला। तो कम से कम एक बंदा प्रॉब्लम को सोल्व करे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी मिल जाएंगे आपको, और सीबीएसई के एग्जाम में तो डेफिनेटली आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या है ऐसा इन क्वेश्चंस में? देखिए इन क्वेश्चंस में बात ये है कि यहाँ पर जो है स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन की सेंस को पकड़ना पड़ेगा कि जब दो बच्चों को अलग अलग बच्चों को अगर एक प्रॉब्लम दे दी जाए या डिफरेंट प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो इंडिपेंडेंटली उन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ए की सोल्व नहीं हुई तो बी से भी सोल्व नहीं होगी, या ए से सोल्व होगी तो बी से भी सोल्व हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ए से सोल्व हो जाए बी से ना हो, या बी से सोल्व हो जाए ए से ना हो, या दोनों से सोल्व हो जाए या दोनों से सोल्व ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो दोनों उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन की सेंस अगर हम पकड़ें तो अब ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और इसकी जगह क्या रखा जाएगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि भाई वो दोनों इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब पी ए की जगह 90% लिखेंगे, पी बी की जगह 70% लिखेंगे, और इसकी जगह लिखेंगे 90% इंटू 70%। ठीक है ना, 2 0 कैंसिल कर देता हूँ मैं। अब ये आ गया देखो 90 प्लस 70 160/100, और माइनस 9 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 63/100। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो 10 - 3 आ जाएगा 7, और यहाँ पर 15 - 6 आ जाएगा 9, यानी कि 97% चांस हैं कि भाई वो बच्चे कम से कम एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। अब सेकंड मेथड करते हैं। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। ऐसे भी आ सकती है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। एनडीए के एग्जाम में बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की है, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है ऐसी, और ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस इनमें, ऐसे ही मेथड है, ऐसे ही निकालना उसमें भी, उसमें एक्सपेरिमेंट है एक से ज़्यादा, इसमें इवेंट है एक से ज़्यादा, बात वही है सेम टू सेम। तो ये एनडीए के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, यानी कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो प्रॉब्लम सोल्व कब होगी? जब कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट हो गया, लेकिन ये काफ़ी लेंथी मेथड हो सकता है। बाई चांस यहाँ पर 3 बच्चे हों तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, काफ़ी लेंथी हो जाएगा फार्मूला। और अगर 4 बच्चे आ जाए यहाँ पर ए बी सी डी तो काफ़ी ही लेंथी फार्मूला हो जाएगा। तो ये मेथड, मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता, काफ़ी लेंथी मेथड है ये। तो सेकंड मेथड करते हैं। देखो सेकंड मेथड है जो मैंने करवा भी दिया आपको, पिछले क्वेश्चन में 2 मेथड करवा दिए थे, ये नया मेथड यही है बस। तो सेकंड मेथड है डायरेक्ट जो पूछा गया है वो बताना। उसने कहा है कि कम से कम एक बंदा प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। तो ए ने नहीं की, बी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, और यहाँ पर जो है ए ने प्रॉब्लम सोल्व की और बी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बी से नहीं हुई भाई, बी से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, ठीक है ना। और प्लस में दोनों से प्रॉब्लम सोल्व हो गई, दोनों से ही प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो निकालते हैं इसका आंसर। देखो नोट ए कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे इसको,
नोट ए आ जाएगा 1 में से माइनस करके, यानी कि 10/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 10/100। और पी बी क्या है देखो, पी बी है आपके पास 70/100। और पी ए क्या है, पी ए है 90/100। और नोट बी क्या है, नोट बी है 30/100। इसको 1 में से माइनस करेंगे 30/100। और प्लस में पी ए इंटू पी बी यानी कि 90/100 और 70/100। ये कैंसिल भी हो गया इससे, 2 जीरो से देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। ये आ गया 7/100 प्लस 9/100, 27 है ये, 27/100 और प्लस 63/100। तो इसको ऐड करेंगे ये 90 हो जाएगा, प्लस 97/100 यानी कि 97% चांस है कि कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करेगा ही। नेक्स्ट मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है और उसी से आपने करना है, क्योंकि उस मेथड में क्या मज़ा है कि अगर बच्चे एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो जाएं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 बच्चे हो जाते तो कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर दे ये पूछ लिया जाए तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ये देखो कितना हो जाता, अगर 3 बच्चे होते हैं यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो देखो यहाँ पर ए ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, बी सी से नहीं हुई, बी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, सी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी। एक तो ये आ जाएगा पी और लगाना इनके बाद आपने। अब 2 बच्चे प्रॉब्लम सोल्व कर दी, जैसे ए बी ने कर दी, अब जैसे ए बी ने कर दी, उसके बाद बी सी ने कर दी, उसके बाद ए सी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, ठीक है ना। अब तीनों ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, कितना लेंथी हो गया देखो। पी और लगाना आपने ऐसे बाहर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरीके से, तो काफ़ी लेंथी हो गया। और 4 बच्चे हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड काफ़ी लेंथी मेथड हो सकते हैं अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो, यहाँ पर मतलब इवेंट अगर ज़्यादा हैं तो। थर्ड मेथड जो है वो फेवरेट मेथड है। देखो आपको ये मेथड लगाने से पहले ये देखना पड़ेगा डिटेल में जाकर कि जब 2 बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो क्या चांस हो सकते हैं, टोटल केस कितने अराइज हो सकते हैं। हो सकते हैं 0, 1, 2, यानी कि ऐसा हो जाए कि एक भी बच्चे से प्रॉब्लम सोल्व ना हो, ऐसा हो जाए कि एक बच्चे से सोल्व हो जाए, ऐसा हो जाए दोनों से सोल्व हो जाए। तो आपने क्या निकालना है, एटलीस्ट 1 सोल्व द प्रॉब्लम, ये निकालना, एटलीस्ट 1 सोल्व द प्रॉब्लम। तो आप क्या करिए, इसमें 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि नोट ए एंड नोट बी निकाल कर ये आ गया नोट ए नोट बी, यानी कि 0, यानी कि एक भी बच्चे ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं की। उसको 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, यानी कि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो 1 माइनस नोट ए क्या है आपके पास 10/100 और नोट बी क्या आपके पास 30/100 और कैंसिल करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो गई 3/100, तो 97/100 हो गया, यानी कि 97%। ये आ गया आंसर। आया समझ में, सबसे बेस्ट मेथड है ये, इसी मेथड से आपने करना है। देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द चांस यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग 5 और 6, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार, इन 4 थ्रोज ऑफ सिंगल डाई, यानी कि एक डाई को 4 बार थ्रो करें हम तो कम से कम एक बार 5 और 6 आ जाए। तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन सिंगल टाइम सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। जब एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं हम, ये सैंपल स्पेस हो जाता है। ए इज द इवेंट गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 आ जाए तो सिंपल सी बात है 5 और 6 ये आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत सिंपल है, 2/6 कैंसिल कर सकते हो बेशक 7/3। अब ऐसा उसने क्या कहा कि ये काम आपने 4 बार करना है, यानी कि 4 बार थ्रो करनी है, 1 2 3 4 बार थ्रो करके कम से कम एक बार ऐसा आ जाए। तो कम से कम एक बार ऐसा आ जाए तो इसका मीनिंग है कि कम से कम एक बार ऐसा आ जाए। तो 3 बार नहीं आया, देखो पहली बारी में ऐसा आ गया, पहले थ्रो में क्या आ गया 5 और 6। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे थ्रो में 5 और 6 आ जाए, दूसरे थ्रो में 5 और 6 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे थ्रो में 5 और 6 आ जाए, तो तीसरे थ्रो में 5 और 6 आ गया।
ऐसा भी हो सकता है कि चौथे थ्रो में 5 और 6 आ जाए। तो ये चौथे थ्रो में 5 और 6 आ गया। ये तो एक बार आया है 5 और 6, यानी कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। एक बार 5 और 6 आया, उसने लिखा है कम से कम एक बार, यानी कि 2 बार भी आ जाए। तो 2 बार आएगा तो देखो पहले दूसरी बारी में 5 6 आ गया, तीसरी चौथी में नहीं आया। तो जिस तरीके से इसके 4 केस बनाए मैंने, तो इसके कितने केस बनेंगे? 6 केस। ऐसे 6 केस बन जाएंगे इसके। और फिर 3 बारी 4 बार अगर थ्रो करेंगे तो 3 बारी में 5 और 6 आ गया। देखो इसके कितने केस बनेंगे? इसके केस बनेंगे 4, क्योंकि 5 चौथी बारी में ना आए 5 6, तीसरी बारी में ना आए, दूसरी बारी में ना आए, पहली बारी में ना आए। 4 केस इसके बनेंगे, 6 केस इसके हो गए 10, और 4 केस इसके हो गए 14। और एक केस ये होगा कि चारों बारियों में उसका क्या आ गया? 5 और 6। तो इस तरीके से 15 केस बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये 15 केस बनेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है? कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन को आराम से रुक कर आप समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। केवल बस ये माइंड में नहीं रहता कि बस इस क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन के डीप में जाना है, उसको समझना है अच्छे से। जब देखो ये डाई मैं अगर 4 बार थ्रो करता हूँ, डाई मैं दिखा देता हूँ आपको। जब मैं डाई को 4 बार थ्रो करता हूँ, 4 बार, तो 4 बार थ्रो करूँगा तो कम से कम एक बार मेरी डाई के ऊपर क्या आ जाए? 5 और 6। तो जब मैं डाई को 4 बार थ्रो करूँगा तो टोटल केस ये होंगे बच्चों कि एक बार भी मेरी डाई के ऊपर 5 और 6 ना आए। यहाँ पर झगड़ा है 5 और 6 आने का, ठीक है ना। एक बार भी मेरी डाई के ऊपर 5 और 6 ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। ये जैसे डाई है, देखो ये डाई है, तो इसको मैंने थ्रो किया एक बार, ठीक, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अच्छे से थ्रो करना है, मैं करूँगा तो हाथ से नीचे गिर जाएगी। और ये चौथी बार। 4 बार थ्रो करना है एक डाई को। तो इस डाई को 4 बार थ्रो करोगे आप, तो उसके ऊपर या तो क्या आ जाना चाहिए? 5, ये रहा 5 देखो, या फिर क्या आ जाना चाहिए? 6, ये 6 रहा। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ये डाई अब जब आप 4 बार थ्रो करोगे तो इतने केस हो सकते हैं कि एक बार भी वो ना हो जो आप चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं डाई के ऊपर या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि 4 बारी में से एक बार भी ना आए। एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट कौन सी है? रिक्वायरमेंट है ये वाली, ये एटलीस्ट 1 में आता है। ये एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक बार आ जाए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 6 7 बार आ जाए, लेकिन 4 से आगे जाएगा नहीं। रीज़न है कि 4 बार ही आपने डाई को थ्रो करना है। तो आप क्या करें, इस ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल कर, ज़ीरो मीन्स एक बार भी ऐसा ना हो उस 4 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर दीजिए। अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 बार मैंने थ्रो किया डाई को और एक बार भी ए नहीं आया, इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो कम से कम एक बार मेरी डाई के ऊपर ए आ जाएगा, यानी कि 5 और 6 आ जाएगा। तो 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो आपके सामने है 1/3, ये किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। नोट ए की निकालोगे, इसको -1 में से माइनस करना पड़ेगा, जो कि 2/3 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3, 2/3, 2/3 एंड 2/3। ये आ गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1 माइनस 16/27, 3 जा 81। तो एलसीएम लेंगे तो 81 में से 16 माइनस कर देंगे तो 11 माइनस 6 आ जाएगा 5, 7 माइनस 1 आ जाएगा 6, 65/81, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने करवाया कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, देखिए 16। स्टेटमेंट है रमेश अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बता भी दिया इसने, देखो सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, 2 पोस्ट के लिए जाता है, ए और बी के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6।
यानी कि पोस्ट ए पर सिलेक्ट हो जाए उसके चांस है 1/6 और पोस्ट बी पर सिलेक्ट हो जाए उसके चांस है 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। कम से कम एक पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट कर दिया गया, कम से कम एक पोस्ट के लिए। वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। तो देखो मैं क्या निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा कि एक भी पोस्ट पर उसको सेलेक्ट नहीं किया गया और उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, एटलीस्ट 1 का आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस नोट ए निकालना है आपने इसमें से, तो इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा जो कि कितना आ जाएगा 5/6। और नोट बी अगर चाहिए आपको यहाँ पर इसमें रखने के लिए तो इसको 1 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6/7। तो ये आ गया 5/6 और ये आ गया 6/7, ये कैंसिल हो गया, 7 - 5 2/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज फिनिश हुई बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो।